हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एम के जॉब 02 पर। जैसा कि आपको पता है कि हम राजस्थान अध्ययन की जो बुक है कक्षा 6 की क्लास 6 की वो आपको करवा रहे हैं और हमारे 2 चैप्टर हो चुके हैं। अब तीसरा चैप्टर हमारा है इतिहास जानने के स्रोत। कौन सा? इतिहास जानने के स्रोत। ठीक है, तो इस चैप्टर को प्रारंभ करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको 2 चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो आज का जो तीसरा चैप्टर है यह है राजस्थान को जानने के स्रोत, और इस चैप्टर से प्रश्न हर बार किसी न किसी एग्जाम में आता है। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल के इतिहास के अध्ययन से हमें सभ्यता के क्रमिक विकास का ज्ञान होता है। यानी कि जो पुराने समय में, ठीक है, पुराने समय में जो इतिहास के अध्ययन से हमें क्या, उसके क्रमिक विकास यानी कि किस प्रकार से जो दुर्ग हैं, किले हैं, बावड़ी हैं या अभिलेख हैं, कोई राजा हुआ था उसके बाद क्या हुआ था, उसने कौन कौन से सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक कार्य किए थे, तो उनके क्या क्रमिक विकास का अध्ययन होता है। किससे? प्राचीन इतिहास से। ठीक है, इतिहास जानने के अनेक स्रोत हैं। स्रोत का मतलब है साधन। ठीक है, मतलब कौन कौन से साधन हैं, किन किन के माध्यम से हम इतिहास को जान सकते हैं, जिन्हें मुख्यतः 2 भागों में विभक्त किया गया है। तो इतिहास को जानने का मुख्यतः कितने भाग है भाई? 2। ठीक है, पहला है पुरातात्विक विभाग, ठीक है, और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। तो इतिहास को जानने के कितने स्रोत हैं? 2। ठीक है, कितने हैं? 2। एक है पुरातात्विक और एक है साहित्यिक स्रोत। यहाँ आपको ध्यान रखना है। जो पहला स्रोत है कौन सा? पुरातात्विक। अब हम देखेंगे कि पुरातात्विक स्रोत में कौन कौन सी वस्तुएं या कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान एवं घटनाओं के संदर्भ को समझने में सहयोग मिलता है, उनको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। तो प्रश्न भी बन सकता है आर एस प्री या सॉरी प्री में इतने मेंस में कि 15 शब्दों में पुरातात्विक स्रोतों को समझाइए, लेकिन छोटे एग्जामों में नहीं बनेगा। छोटे एग्जामों में छोटा प्रश्न ही बनता है। तो देखते हैं, तो पुरातात्विक स्रोत किन्हें कहते हैं? प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें किसी स्थान एवं घटनाओं के संदर्भ में उनको समझने की जानकारी मिलती है, उनको क्या बोलते हैं? पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। अब इन पुरातात्विक स्रोतों में कौन कौन से शामिल हैं? अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, कलाकृतियाँ एवं उत्खनन से प्राप्त सामग्रियाँ। उत्खनन मतलब खोद कर निकाली गई जो सामग्रियाँ हैं, जैसे आहड़ सभ्यता, जो भी सभ्यताएँ, आहड़, गिलोंड, ठीक है, बयाना इत्यादि कोई सी सभ्यता हो, तो ये क्या पुरातात्विक स्रोत में शामिल होती है। अब एक एक करके देखते हैं कि विभिन्न स्रोतों का किस प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं। पहला है अभिलेख। ये हमें शिलालेख हो यानी कि पत्थर की पट्टिकाओं, पाषाण शिलाओं, पत्थर के बड़े बड़े खंडों, स्तंभों, भवनों, गुफाओं की दीवारों, मूर्त प्रतिमाओं, स्तूपों, मठों, तालाबों, खेतों में खड़ी शिलाओं, ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। तो अभिलेख कहाँ कहाँ पर मिलते हैं आपको? अभिलेख हमको शिलालेखों पर मिलते हैं, अभिलेख हमको भवनों पर, गुफाओं में, ठीक है, और मूर्ति प्रतिमाओं के रूप में, स्तूपों के रूप में, मठों के रूप में, इस प्रकार हमें अभिलेख मिलते हैं। जैसे चित्तौड़गढ़ अभिलेख, ठीक है, कुंभलगढ़ अभिलेख, प्रशस्ति, ठीक है, इस प्रकार से। अब आगे है कि अभिलेखों की उपयोगिता, यानी कि अभिलेख क्यों उपयोगी हैं, क्यों इनको बनाया गया था। ठीक है, ये विविध भाषाओं में गद्य पद्य दोनों शैलियों में मिलते हैं। यानी कि ये गद्य एक तो होता है जिस प्रकार अपने दोहे चलते हैं उस प्रकार, और एक पद्य यानी कि पाठ के रूप में। ठीक है, तो गद्य पद्य इस प्रकार हैं। इन अभिलेखों में शासक, उनके आश्रित लोगों, रानियों, राजकुमारों, सामंतों आदि के नाम की घटनाएं, शासकों का कार्य, आज्ञाओं का उल्लेख मिलता है। तो अभिलेखों में क्या मिलता है भाई? राजा, राजा के परिवार के बारे में, ठीक है, उनके जो भी कार्य करवाए हैं उनके बारे में सब कुछ मिलता है। साथ ही इनमें तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन आदि की जानकारी मिलती है। यानी कि जो भी राजा करवाता था वो सब कुछ इन अभिलेखों में वो छपवा देता था। ठीक है, प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख प्रशस्ति कहलाते हैं। अच्छा प्रश्न बन सकता है कि प्रशस्ति क्या है? प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख प्रशस्ति कहलाते हैं, यानी कि कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है
प्रमुख अभिलेख, यानी कि कौन कौन से अभिलेख हैं, ठीक है। तो नगरीय अभिलेख, ठीक है, यह चित्तौड़गढ़ में। कणसुआ अभिलेख, घंटियाल अभिलेख, किराड़ू अभिलेख, नानसा अभिलेख, बरनाला अभिलेख, ठीक है, सामोली अभिलेख आदि से राजस्थान की धार्मिक व्यवस्था, यज्ञों के प्रकार, भूमि तथा द्रव्यदान, राजनीतिक सीमा आदि की जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर कुछ जो अभिलेख दिए हुए हैं इनको आप 2-3 बार पढ़ना जरूर, क्योंकि इनमें से प्रश्न बनता है कि कौन सा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ, ठीक है, इसके बारे में। अगला है उदाहरण स्वरूप घंटियाल अभिलेख, प्रतिहार और बिजोलिया शिलालेख चौहानों का इतिहास जानने का महत्वपूर्ण साधन है, ठीक है। जो घंटियाल अभिलेख, प्रतिहारों और बिजौली शिलालेख चौहानों का इतिहास जानने का प्रमुख साधन है, यानी कि गुर्जर प्रतिहार जो राजवंश था उनका जो वर्णन मिलता है घंटियाल अभिलेख में मिलता है, जबकि चौहानों को जो इतिहास मिलता है वह मिलता है बिजोलिया शिलालेख में, ठीक है। चिरवा का शिलालेख रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। जो चिरवा का शिलालेख है वह रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है, ठीक है। आपको यहाँ पर स्मारक दे रखे हैं। नेक्स्ट है स्मारक, ठीक है। ये हमारा पुरातात्विक स्रोत ही चल रहे हैं। पहले क्या हो गया अभिलेख और दूसरा क्या है स्मारक। राजस्थान के विभिन्न स्मारकों में दुर्ग प्रमुख हैं, ठीक है। तो स्मारकों में कौन से प्रमुख है दुर्ग, जिसमें चित्तौड़ का दुर्ग, जालोर का दुर्ग, गागरोन का दुर्ग, रणथंभौर का दुर्ग, आमेर का दुर्ग, मेहरानगढ़ का दुर्ग, तारागढ़ का दुर्ग और कुंभलगढ़ का दुर्ग आदि दुर्ग महत्वपूर्ण हैं। तो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग चित्तौड़ में स्थित है, जालोर का जालोर में, गागरोन का दुर्ग झालावाड़ में स्थित है, रणथंभौर का दुर्ग सवाई माधोपुर में, आमेर का दुर्ग जयपुर में, मेहरानगढ़ का दुर्ग जोधपुर में और तारागढ़ का दुर्ग ये भी जयपुर में, कुंभलगढ़ का दुर्ग राजसमंद में, ठीक है। इनके अलावा भवन, राजप्रसाद, सार्वजनिक भवन, स्नानागार, जनसाधारण के घर, विहार, मठ, चैत्य, स्तूप, मंदिर, समाधि, बावड़ी, कुएं आदि भी स्मारक के रूप में आते हैं। यानी कि जो स्मारक की श्रेणी में आते हैं ये सब हैं, ठीक है, जिनमें विहार भी है, मठ भी है, चैत्य भी है, मंदिर भी है और किले भी हैं। ये हमें तत्कालीन स्थापत्य कला, धार्मिक विश्वास, उपासना पद्धति, मनुष्य की चेतना और समृद्धि का ज्ञान करवाते हैं। यानी कि यह हमें उस समय कौन कौन सी धार्मिक प्रक्रिया प्रचलन में थी, किस किस की पूजा की जाती थी, सबके बारे में बताते हैं। अगला जो पुरातात्विक स्रोत है मुद्राएं। मुद्राएं अथवा सिक्कों, छापों या प्रतीकों से किसी भी काल विशेष की राजनीतिक, धार्मिक की राजनीतिक स्थिति का पता लगाते हैं। यानी कि मुद्राओं पर जो राजा उस समय होता था उन्हीं का चित्रण होता था, तो इससे पता लग जाता है कि किस राजा ने कौन सी मुद्रा चलवाई थी। और ये मुद्राएं सोने, चांदी या चमड़े की भी होती थी, ठीक है। मुद्राओं पर अंकित चिन्ह, भाषा, लिपि, सन, संवत आदि सहित धातु की शुद्धता, नापतोल आदि से हमें उस समय की समृद्धि आदि का ज्ञान होता है। सिक्के राज्य व शासक की शक्ति के सूचक भी हैं। जो सिक्के हैं वह शासक की किसके सूचक हैं, शक्ति के, यानी कि कौन से राजा ने कितने वर्ष शासन किया और वह कितना महत्वपूर्ण था। आहड़, रैड, बैराट, रंगमहल, सांबर ये प्रमुख सभ्यताएं। सुखानियों से उत्खनन प्राप्त सिक्के, मुद्राओं से क्षत्रप, मालव, चौहान, गुहिल आदि वंशों के काल के अधिकृत सीमा के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। जो स्थान थे अभी आहड़, बैराट, इनसे क्या विभिन्न शासकों की जानकारी मिलती है। अगला है बर्तन और कलाकृतियाँ। पहला हमने देखा था अभिलेख, उसके बाद स्मारक, उसके बाद सिक्के और अब हैं बर्तन और कलाकृतियाँ। ये भी महत्वपूर्ण है इतिहास को जानने में। उत्खनन से हमें तत्कालीन बर्तन आदि कलाकृतियाँ प्राप्त होती हैं। कलाकारी में बर्तन पर चित्रण, खंभों पर खुदाई, किवाड़ों पर गवाक्ष की कारीगरी भी देखने को आती है। हमें ऐसे बर्तन भी प्राप्त होते हैं जिनकी बनावट, पॉलिश, रंग आदि उस काल की उत्कृष्ट कला को दर्शाते हैं। राजस्थान के अनेक स्थानों से उत्खनन से प्राप्त मृदभांड, प्याले, रकाबियाँ होती हैं भाई, कटोरियाँ, ठीक है,
ध्रुवपात्र, दीपक आदि से हमें पूर्वजों की कला कौशल को सहज ही समझ सकते हैं। गणेशोर सभ्यता नीम का थाना सीकर की ताम्र सभ्यता के अवशेष, यानी कि जो गणेशोर सभ्यता है वह कौन सी है? ताम्रयुगीन सभ्यता, ठीक है। जोधपुर सभ्यता है वह जयपुर में है। और नौह सभ्यता भरतपुर से प्राप्त काले एवं लाल मृत भांड, आहड़ व गलुंड से प्राप्त प्रस्तर प्रस्तर यानी पत्थर के फलके आदि में कला कौशल देखा जा सकता है। जो विभिन्न सभ्यताएं, इनमें विभिन्न विभिन्न बर्तन बनाए गए थे और विभिन्न विभिन्न कालों में बनाई गई थी, जैसे ताम्रयुगीन, कांस्ययुगीन, पाषाणयुगीन, इस प्रकार से। अगला है ताम्रपत्र, ठीक है। तो ये पुरातात्विक स्रोत चल रहे हैं अपने, उनमें अगला कौन सा है? ताम्रपत्र। तांबे के छोटे बड़े पत्थरों पर खोदे गए लेखों को ताम्रपत्र कहा जाता है, ठीक है। तो तांबे के छोटे बड़े पत्थरों पर, यानी कि पत्थरों यानी प्रस्तरों पर, ठीक है, खोदे गए लेखों को ताम्रपत्र कहते हैं। दान पुण्य से संबंधित होने से इन्हें दान पात्र भी कहा जाता है। इनसे हमें शासक, काल, भाषा, पर्व, धर्म, भूमि के प्रकार, नापतोल, दान के प्रकार का पता चलता है। जो ताम्रपत्र हैं इनसे हमें विभिन्न विभिन्न शासकों के बारे में पता चलता है कि कौन से शासक ने किस समय कौन सा कार्य करवाया तथा उनके द्वारा कौन सा दान के रूप में कार्य करवाया गया, ठीक है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़। नेक्स्ट है साहित्यिक स्रोत। तो अपना जो इतिहास को अपन ने दो भागों में बांटा था, एक तो कौन सा? पुरातात्विक स्रोत और एक साहित्यिक स्रोत। तो जो पुरातात्विक स्रोत है वो अपना पूरा होता है, जिसमें हमने पढ़ा था अभिलेख पढ़े थे, ठीक है, सिक्के पढ़े थे, स्मारक पढ़े थे, ताम्रपत्र पढ़े थे और विभिन्न सभ्यताएं पढ़ी थी। अब है अपना साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में देखते हैं क्या क्या आते हैं। साहित्यिक स्रोत में मुख्य रूप से किसी शासक के समय लिखी गई किताब या ग्रंथ आदि शामिल होते हैं, ठीक है। तो साहित्यिक स्रोत, इतिहास जानने में साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी में लिखा साहित्यिक प्रचुरता के साथ मिलता है। राजस्थान के प्राचीन इतिहास को जानने में देव पुराण, वेद पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध, जैन ग्रंथों से सहायता मिलती है। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जैनानक, यानी कि जैनानक जी ने पृथ्वीराज विजय महाकाव्य से चौहानों की उपलब्धि का वर्णन किया है। तो प्रश्न बन सकता है कि जैनानक कृति मतलब जैनानक जी ने कौन सी कृति की रचना की? तो कौन सी? पृथ्वीराज विजय। और इसमें चौहान वंश की जानकारी मिलती है। नैनचंद सूर्य जी ने हमीर महाकाव्य की रचना की, ठीक है। हमीर महाकाव्य के लेखक नैनचंद सूर्य से चौहान के इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर विजय और उसकी सामाजिक धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। तो नैनचंद सूर्य की जो पुस्तक है हमीर महाकाव्य, उससे किसकी जानकारी मिलती है? रणथंभौर और अलाउद्दीन के बारे में। नेक्स्ट है राजस्थानी साहित्य में पृथ्वीराज रासो, अचलदास खिचरी वचनिका, पद्मनाभ कृत, कानड़ देव प्रबंध, बीकानेर के दलपत सिंह द्वारा कौन सी? दलपत विलास, ठीक है, और खिड़िया जग्गा द्वारा वचनिका। तो प्रश्न बन सकता है आपको ABCD 4 दे सकता है और मिलान भी करवा सकता है, ठीक है। तो आपको देखना है, एक बार और पढ़ लेते हैं कि पृथ्वीराज रासो, अचलदास खिचरी वचनिका, पद्मावत कृत कानड़ देव प्रबंध और बीकानेर के दलपत सिंह द्वारा दलपत विलास और जग्गा खिड़िया जग्गा द्वारा वचनिका, ठीक है, लिखी गई थी। नेक्स्ट है ख्यात विषय साहित्य में प्रसिद्ध राजपूत राजवंशों की स्थापना, राजाओं का वंशक्रम, राज्य के क्षेत्र का वर्णन। यानी कि साहित्यों में क्या क्या मिलता है? राजाओं का राज्यक्रम, उनका वंशक्रम, उनके क्षेत्र का वर्णन मिलता है। नैनश्री ख्यात में बीकानेर, नैनश्री ख्यात, बांकीदासरी ख्यात, दयालदासरी ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात आदि से इतिहास जानने में सहायता मिलती है। तो जो नैनश्री ख्यात है, बांकीदासरी ख्यात है और दयालदासरी ख्यात है, तो इससे कौन से राजवंश की जानकारी मिलती है? जोधपुर राजवंश, यानी कि राठौड़ों के बारे में जानकारी मिलती है। फारसी उर्दू तवारीखों से हमें विशेषतः मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास को जानकारी मिलती है, ठीक है। तो मध्यकालीन इतिहास को जानने के लिए हम फारसी तवारीखों को महत्वपूर्ण मानते हैं। कर्नल जेम्स टोड द्वारा एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, पश्चिम भारत की यात्रा, ठीक है।
यानी कि जो कर्नल जेम्स टोड जी थे, घोड़े वाले बाबा, इन्होंने एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान यानी पश्चिम भारत की यात्रा पुस्तक लिखी। और बूंदी के जो कवि थे सूरमल मिशन ने वंश भास्कर की लेखक, कविराज श्यामल दास ने वीर विनोद, और विश्वेश्वर नाथ रेफ ने मारवाड़ राज्य का इतिहास लिखा था। और गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी ने उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इतिहास का उल्लेख किया। ठीक है, तो इनमें से एक ना एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है किताबों के बारे में, और अपने जो तीसरा पार्ट था वो कंप्लीट होता है। ठीक है, आप इनको 2-3 बार सुनेंगे, बस आपको कुछ नहीं करना है, ईयरफोन लगानी है और 2 की स्पीड पे सुनोगे ना तो भी फटाफट याद हो जाएगा। क्यों, आपने पढ़ रखा पहले। ठीक है, बस यहाँ आपको रिविजन के तौर पे देखना है, और राजस्थान के प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न देखते हैं, वंश भास्कर के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन ए बाकीदास, श्यामल दास, सूर। पहला प्रश्न है, इसका उत्तर क्या होगा? सूरमल मिशन। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रशंसा में लिखे गए अभिलेखों को खालजिगे कहा जाता था, तो क्या कहते थे भाई? प्रशस्ति। ठीक है, अभी अपन ने पढ़ा है ऊपर प्रशस्ति। अगला है, संस्कृत में उत्कीर्ण खालजिगे का शिलालेख रावल समर सिंह के युग तक की जानकारी देता है, तो कौन सा वो शिलालेख है? कौन सा था? चिरवा का शिलालेख। ठीक है, आप दोबारा देख लेना, याद नहीं तो कौन सा था? चिरवा का शिलालेख, जो किसकी जानकारी देता है? समर सिंह के युग तक की जानकारी। अगला है प्रश्न, राजस्थान के किन्हीं 3 प्रमुख दुर्गों के नाम बताइए। तो आप दुर्गों के नाम तो कोई से बता सकते हो, गागरोन का दुर्ग, रणथंभौर का दुर्ग, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, मेहरानगढ़ का दुर्ग, कोई सा भी 3। ठीक है, उसके बाद है पुरातात्विक स्रोत क्या है? पुरातात्विक स्रोत